Hi friends, myself Dr. Neeraj Kumar Yadav, working as oculoplastic, orbital and facial aesthetic surgeon in लखनऊ। आज का टॉपिक है टेरिजियम या सरफेस डिजीज। हिंदी में इसे नाखूना भी कहते हैं या पुतली पर मांस का चढ़ना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि गांव के प्रदेश में जो खेती का काम करते हैं, जहाँ पे सूर्य सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ऐसी जगहों पर लोगों को, क्योंकि यूवी लाइट का अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की किरणों से आती हैं और वो आँखों पर पड़ती हैं, तो उसकी वजह से इसकी इंसिडेंस रूरल एरिया में, ग्रामीण परिदृश्य में ज़्यादा होती है। या ऐसे लोग जो लोग धूप में आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, धूप में निकलते हैं, तेज़ धूप में निकलते हैं, उनमें यूवी लाइट्स ज़्यादा पड़ती हैं चेहरे पर, आँखों पर, और उस वजह से उनमें इसकी संभावना होने की, टेरिजियम की संभावना, नाखूनने की संभावना होने की ज़्यादा रहती है। हम टेरिजियम या सरफेस डिजीज को इन हेडिंग्स में डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज टेरिजियम? सबसे पहले हम आते हैं, व्हाट इज टेरिजियम क्या है? इट इज सिंपली कॉल्ड elastotic degeneration of the conjunctival, especially subconjunctival tissue near limbal or perilimbal area with fibrovascular proliferation। तो डिजेनरेटिव चेंजेज होते हैं इसमें कोलेजन फाइबर्स के, और उसमें सराउंडिंग एरिया से वेसल्स का इंक्रोचमेंट होने लगता है, और वो वेसल्स फीडर वेसल्स के रूप में काम करती हैं। वहाँ पे ग्रोथ होती है, वैस्कुलर इंडो एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मांस बनने लगती है। अब आता है कि इसके दो क्लासिफिकेशंस हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है टैन एटल क्लासिफिकेशन, दूसरा है चाओस क्लासिफिकेशन। टैन एटल क्लासिफिकेशन T1, T2 और T3 तीन ग्रेड्स में डिवाइड करता है टेरिजियम को। T1 जो होता है, T1 में एट्रोफिक फॉर्म ऑफ टेरिजियम, जिसमें कि ट्रांसपेरेंट होती है कंजक्टाइवा और वेसल्स उसमें प्रोमिनेंटली दिखती हैं। दूसरा होता है T2 या इंटरमीडिएट फॉर्म, जिसमें कि माइल्ड प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी होती है और वेसल्स फेंटली विजिबल होती हैं। T2 स्टेज हाइपर प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी की होती है, जिसमें फ्लेसी लाइक ग्रोथ हो जाती है और वेसल्स उसके अंदर हिडन हो जाती हैं, वेसल्स आर इनविजिबल। सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है चाओस एटल क्लासिफिकेशन, जिसमें इसको ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जिसमें ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द टेरिजियम, कि टेरिजियम का कहाँ पे होता है। जनरली टेरिजियम नेजल साइड में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू टेम्पोरल साइड। उसका एक कारण होता है कि जब सूर्य की किरणें आती हैं तो यहाँ से यूवी रेज नेजल ब्रिज से रिफ्लेक्ट होकर नेजली सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में आती है, तो वहाँ पर इसकी फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी और इलास्टोटिक डिजनरेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो नेजल स्टेज में, नेजल टेरिजियम में ये कहा गया है कि अगर नेजल टेरिजियम लिम्बस पे टच कर रहा है, तो चाओस एटल ने कहा कि वो ग्रेड 1 है। लिम्बस को जस्ट क्रॉस कर गया, लिम्बस और प्यूपिलरी एरिया के बीच में है, लिम्बस और प्यूपिलरी मार्जिन के बीच में होने पे ग्रेड 2, और प्यूपिलरी मार्जिन को भी अगर क्रॉस कर रही है उसका टेरिजियम क्या हेड, तो हम उसको बोलेंगे ग्रेड 3, मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द टेरिजियम। तो ग्रेडिंग्स के बाद हमें आता है कि व्हाट आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन और डेवलपमेंट ऑफ द टेरिजियम। तो टेरिजियम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस है, वियर टियर है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। सनलाइट से में जो अल्ट्रावायलेट लाइट का कंपोनेंट होता है, दैट इज द key role, that play key role for development and genesis of the pterygium, that causes DNA damage, gene mutation, oxidative stress that ultimately leads to increase inflammatory response। genetic modification की अगर हम बात करते हैं तो loss of heterozygosity, microsatellite instability and point mutation in proto-oncogene. This proto-oncogene get mutated and that inhibit, normally that
remains in dormant state, but if it get mutated under the influence of UV light, that causes the increase in the proliferating activity of the abnormal collagen formation as well as vascular proliferation. So this is the etiopathogenesis of the pterygium. Now the next important is the what is the clinical feature. मरीज में क्या क्या चीजें दिखेंगी, क्या उसके लक्षण होंगे, इस पे अगर हम बात करते हैं टेरिजियम में, नाखूने में, तो साइन में जब हमें एक क्लिनिशियन, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो एग्जामिन करेगा, तो टेरिजियम के 4 पार्ट होते हैं. सबसे जो पीछे की तरफ होता है वो है बॉडी, उसके बाद आती है नेक जो लिम्बस के करिस्पॉन्ड होती है, फिर टर्मिनल वैस्कुलर मोर प्रोमिनेंट जहां पे स्पर्टिंग वेसल्स होती हैं वो होता है हेड, ग्रोइंग पॉइंट, और उसके ऊपर एक फाइब्रस कैप होती है. तो कैप, हेड, नेक एंड बॉडी, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेरिजियम. उसके बाद आता है स्टॉकर्स लाइन. स्टॉकर्स लाइन भी मिलती है कभी कभी लिम्बल और कार्नियल रीजन में, कार्नियल एरिया पे, प्री कार्नियल एरिया पे, टर्मिनल टिप हेड रीजन के एबव एक आयरन डिपोजिशन होने लगता है because of the tear film breakup that give a brownish appearance of the Stocker's line. Then Fuchs patches. तो ये कुछ साइंस हैं जो हमें टेरिजियम में मिलते हैं. सिम्टम्स, जो पेशेंट क्या क्या हमें, मरीज क्या क्या बताएगा, उसको क्या क्या दिक्कतें होंगी टेरिजियम के पेशेंट्स को. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लर्ड विजन. ब्लर्ड विजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म एंड बिकॉज ऑफ द टीयर फिल्म ब्रेकअप. परसिस्टेंटली वहां पे टीयर फिल्म इवनली बन ही नहीं पाती, इवन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो टीयर फिल्म डिस्रप्शन होता है और एस्टिग्मेटिज्म होती है. एस्टिग्मेटिज्म क्यों होगी? क्योंकि टेरिजियम का जो फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होता है उससे उसका कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है कॉर्नियल सरफेस का, और उसमें 2 डायोप्टर या उससे ज्यादा की एस्टिग्मेटिज्म भी मिल जाती है अगर उसकी प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और एरिया ज़्यादा ऑक्युपाइड है. तो एस्टिग्मेटिज्म इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट प्लेज फॉर द ब्लरिंग ऑफ विजन इन टेरिजियम पेशेंट. एस्टिग्मेटिज्म इनिशियली जो है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में विद द रूल होती है, उसके बाद अगेंस्ट द रूल भी मिल सकता है और ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म भी मिल सकती है. तो ब्लड ऑफ विजन के बाद आता है इरिटेशन, foreign body sensation. These are the sequelae for, देखिए, because of the tear film disruption पेशेंट का कार्निया प्रॉपरली मॉइस्चर नहीं होगा तो उसमें ड्राइनेस आएगी, इरिटेशन होगा. इन ईच ब्लिंक इरिटेशन पेशेंट फील करेगा. इसके अलावा एक टर्म आता है डबल हेडेड टेरिजियम. व्हाट इज डबल हेडेड टेरिजियम? व्हेन टेरिजियम lie both side, nasal as well as temporal side, that is called as the double-headed pterygium. And the term, what is recurrent pterygium? Recurrent pterygium when there is a repeated surgery that causes again development and fibroblastic activity is more high, that causes again development of pterygium. एक बार नाखूने का ऑपरेशन कराया, दोबारा हो गया, फिर 6 महीने बाद तिबारा हो गया, तो बार बार ये नाखूना बनता जा रहा है मरीजों में. ये क्यों बन रहा है? क्योंकि उसका जो स्टिमुलस है बॉडी में या उस पेशेंट में जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा है. तो हमें जनरली ये एडवाइस करना पड़ेगा मरीजों को जब भी ऑपरेशन के पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी कि वो डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोज्ड ना हो, यूवी लाइट या यूवी कट ग्लासेस पहने, अल्ट्रावायलेट लाइट कट ग्लासेस पहने. इसके अलावा जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कुछ मेडिकेशंस स्टेरॉइड के फॉर्म में, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स के फॉर्म में, लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में मेडिकेशंस भी एडवाइस करते हैं. तो ये चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है कि रिकरेंट टेरिजियम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हाई फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ द लिम्बल स्टेम सेल्स as well as migration of the surrounding conjunctiva as well as the proliferation, vascular proliferations can lead to the recurrence.
देन आता है आपका मैनेजमेंट, इलाज क्या क्या करेंगे टेरिज्म के मरीजों में, हमारे पास क्या क्या संभावित इलाज होते हैं। जो शुरुआती स्टेज का T1 का हो या ग्रेड 1 का टेरिज्म है, जिसमें कि केवल प्रोमिनेंट वैस्कुलेचर दिख रहा है और हल्का सा लिम्बल एरिया पर थोड़ा सा मस्सा या नाखूना दिख रहा है, मांस दिख रही है, तो उस कंडीशन में हमें इनिशियली पेशेंट का रिफ्रैक्टिव स्टेटस पहले हमें करेक्ट कराना होगा, रिफ्रैक्टिव स्टेटस चेक करना होगा, उसका करेक्शन करना होगा। टॉपिकल लुब्रिकेंट दे सकते हैं, NSAID आई ड्रॉप्स दे सकते हैं और टॉपिकल स्टीरॉयड भी हम दे सकते हैं स्टेज 1 या इनिशियल फॉर्म ऑफ द टेरिजियम में। लेकिन टेरिजियम जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम सर्जिकल कंसिडरेशन करते हैं। क्या क्या इंडिकेशन सर्जरी के होते हैं टेरिजियम में, कि टेरिजियम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिकल मैनेजमेंट, हाईली एग्रेसिव फॉर्म ऑफ टेरिजियम दैट इंक्रोचेस टूवर्ड्स द प्यूपिलरी एरिया, ठीक है, आंख की रोशनी को अफेक्ट कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, या एक बार उसमें ऑपरेशन किया गया, दोबारा से फिर हो गया, रिकरेंट टेरिजियम है। तो इस तरीके से, इसके अलावा कॉस्मेटिक पर्पस से है कि देखने में बहुत खराब लग रहा है, तो उसके लिए भी हम सर्जरी, इसके अलावा +2 से ज़्यादा की एस्टिग्मेटिज्म है तो भी हम एडवाइस करते हैं कि उसमें सर्जरी होनी चाहिए। तो अब सर्जरी होती है तो सर्जरी में क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो टेक्निक्स की बात आती है तो 2 होती है, एक तो होती है लैमिलर केराटोटॉमी और दूसरा होता है एवल्जन टेक्निक। एवल्जन टेक्निक में हम उसको पुल करके और पील अप कर लेते हैं कॉर्नियल सरफेस से और उसके बाद फिर सब कंजक्टाइवल टिश्यू वगैरह को निकाल देते हैं। दूसरा होता है कि पार्शियली हम हेड रीजन से एक पार्शियल थिकनेस ले करके उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं। अब इसमें आता है क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करते हैं। तो कंजक्टाइवल बेयर स्क्लेरा छोड़ सकते हैं, बट उसका रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है, मैक्सिमम रिकरेंस होता है। जनरली इट कैन बी डन इन एक्स्ट्रा एल्डरली पेशेंट्स वेयर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नॉट मोर, तो उसमें हम बेयर स्क्लेरा छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट, कंजक्टाइवल रोटेशनल ग्राफ्ट, जो अपनी झिल्ली होती है आँख की, उस झिल्ली को ही एक जगह से ले करके दूसरी जगह पे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, ठीक है, ओरल म्यूकोसा से एक मेम्ब्रेन लेकर के उसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट। एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट होता है ग्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, एंटी फाइब्रोटिक एक्टिविटी होती है और इसकी वजह से वो ग्राफ्ट को स्टेड रखता है। अब आता है जो ये ग्राफ्ट्स होते हैं, जो ग्राफ्ट लगा देते हैं हम उसको एक्साइज करके टेरिजियम को, उस ग्राफ्ट को फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास ग्लू टेक्निक है, सूचर टेक्निक है और ऑटो सीरम है, ब्लड ऑटो सीरम। तो ग्लू टेक्निक में हम एक ग्लू उसके करके ग्लू के सहारे उसको हम एडेसिव कर देते हैं, ग्लू की एडेसिवनेस की वजह से उसको यूज करते हैं। सूचर 80 कंजक्टाइवल वाइकल सूचर अप्लाई करते हैं तो उससे भी वो ग्राफ्ट फिक्स्ड हो जाता है। और तीसरा होता है ब्लड ऑटो सीरम या सूचर लेस टेरिजियम सर्जरी, जिसको भी हम उसमें ब्लड ऑटो सीरम से उसको चिपका देते हैं ब्लड से ही। तो ये 3 ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। कुछ होते हैं एडजंक्टिव ट्रीटमेंट कि जो हमें ऑपरेशन के बाद एडजुवेंट ट्रीटमेंट में आता है कि ऑपरेशन के टाइम में या ऑपरेशन के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 3 अवेलेबल मेनली प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं पैन इंडिया। उसमें आता है माइटोमाइसिन सी MMC, 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड बिवासीजुमैब। तो माइटोमाइसिन सी जो होता है वो एक एल्काइलेटिंग एजेंट है जिसका हम ड्रॉप्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और इंट्रा ऑपरेटिवली सोक करते हैं 3 मिनट के लिए उस बेयर एरिया पर, जिससे कि रिकरेंस ना हो। तो उसमें 0.4% या 0.2 मिलीग्राम पर ml का कंसंट्रेशन ले करके उसमें हम उसको उस बेयर एरिया पे 3 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हैं, फॉलोड बाय प्रोफ्यूज इरिगेशन करते हैं, बिकॉज दिस माइटोमाइसिन सी दैट कैन काज स्क्लेरल मेल्टिंग
इसलिए उसका हम प्रोफ्यूज इरिगेशन कर देते हैं। तो इससे उसका क्या होगा कि ये एल्काइलेटिंग एजेंट जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, आरएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है, तो इसकी वजह से जो फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ और प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी है सब कंजक्टाइवल टिश्यू की, वो शट डाउन हो जाती है और रिकरेंस के चांसेस मिनिमम होते हैं। तो ये है 5-फ्लोरोयूरेसिल। दूसरा आता है माइटोमाइसिन सी, दूसरा आता है 5-फ्लोरोयूरेसिल। ये होता है थाइमिडाइलेट सिंथेज इनहिबिटर। ये इसका भी मैकेनिज्म वही है कि फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर देता है और उसकी जो एक्टिविटी है फाइब्रोटिक एक्टिविटी उसको शट डाउन कर देता है। तो रिकरेंस के चांसेस आफ्टर यूजिंग दिस 5-फ्लोरोयूरेसिल, रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरीके से है सब कंजक्टाइवल बिवासीजुमाब जो है एंटी-बीईजीएफ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो ये सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन हम बिवासीजुमाब का भी दे सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव ड्रॉप्स के फॉर्म में भी हम क्यूआईडी यूज कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 4 to 6 months। तो इसका यूज करते हैं। तो ये वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर प्रोलिफरेटन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से रिकरेंस के चांसेस टेरिजियम में मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये एडजुवेंट थेरेपीज में आता है। देन व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेरिजियम सर्जरी? तो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन एंड डिलेड कॉम्प्लिकेशन और लेट कॉम्प्लिकेशन। तो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है, ग्राफ्ट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ग्राफ्ट की बटन होलिंग हो सकती है, ठीक है, और स्क्लेरल परफोरेशन हो सकता है। तो ये इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में आता है कि कंजक्टाइवल कीमोसिस हो गई, ठीक है, ग्राफ्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया, सूचर लूज हो गया, ठीक है। तो ये इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डिलेड कॉम्प्लिकेशन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेट कॉम्प्लिकेशन इज रिकरेंस ऑफ द टेरिजियम। और रिकरेंस के लिए हमें प्रोफ्यूज टॉपिकल स्टेरॉयड यूज करना है, 4 to 6 times टॉपिकल स्टेरॉयड यूज टू प्रिवेंट रिकरेंस। वहां पे जितने भी इंफ्लेमेटरी साइन है जब तक सबसाइड ना हो जाए, फॉर ए पीरियड ऑफ 4 to 6 weeks तक हमें यूज करना है प्रोफ्यूज टॉपिकल स्टेरॉयड टू प्रिवेंट इट्स रिकरेंस एज वेल एज द सबसाइडेड इट्स इंफ्लामेटरी रिएक्शन। तो ये हमारा टेरिजियम का आज का टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इसके लिए आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे जो मरीज हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हिंदी में काफ़ी चीज़ें इस नाखूना के बारे में दी गई हैं। आप सब लोग उसको एक बार अवश्य देखें, आपके लिए यह फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार, जय हिंद।